क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 10th एनसीईआरटी में भूगोल का जो 5वां चैप्टर है, संसाधन और ऊर्जा संसाधन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, जितने भी खनिज हैं, जितने भी खनिज पाए जाते हैं, सबके क्षेत्र कहाँ है भारत में, कहाँ से उत्पादन होता है, यहाँ डिटेल में बताया गया है। इसलिए चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आपको इसी तरह के वीडियो लगातार मिलती रहे। हम लोग सीधे शुरू करते हैं लेसन की ओर। ये क्लास 10th एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है। खनिज संसाधन कौन कौन से होते हैं और ऐसे कौन से खनिज संसाधन है जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो भारत में कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, विश्व में कौन से खनिज पाए जाते हैं और कौन से खनिज से क्या बनता है और ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं, वो कैसे हमारे लिए उपयोगी हैं, इसी के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहां से आती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है कि भूप्रपटी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। तो जो याद रखना, जो भूप्रपटी है ये किससे बनी है, तो ये चट्टानों से बनी है, ये भी याद रखना, ठीक है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती है। तो याद रखना, पहले खनिज से कच्चे माल के रूप में फिर उसका शोधन किया जाता है और उससे नई नई वस्तुएं निकाली जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिसे हम धातुएं कहते हैं। आगे लिखा है कि हमारे खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए खनिज याद रखना हर जगह इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए खनिज एक महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। याद रखना, जो रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर होते हैं वो भी एक खनिज होते हैं, ठीक है। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित होते हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। मतलब कि जो ये वाहन हैं, ये जो बनाए गए हैं, ये भी धातु से बने हैं और जो चलने वाले हैं वो ऊर्जा संसाधन से चलते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य के विकास की सभी अवस्थाओं में आप अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हम अपने जीवन में हमेशा जो है अलग अलग खनिजों के संपर्क में डेली आते हैं, इसलिए खनिज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक खनिज की चर्चा यहाँ करेंगे जो हम लोग सुबह उठ करके दंत मंजन करते हैं, वो भी एक खनिज होता है, ठीक है। तो लिखा है कि दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षण खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। जो है फ्लोराइड, जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे दंत मंजन में कौन कौन से खनिज होते हैं यहाँ पे डिटेल में दिया गया। अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ दें तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसलिए इसको याद रखना है। आगे लिखा है जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेड नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट खनिज हैं और सबका इस्तेमाल हम कहीं न कहीं रोजमर्रा में करते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक होता है, तो अभ्रक भी जो है इस्तेमाल होता है। टूथपेस्ट व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। जिसमें हम यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, तो प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक पेट्रोलियम से भी बनता है, ठीक है। आगे लिखा है अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सारे खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सब पठारों में पाए जाते हैं। कुछ भारत में पाए जाते हैं, कुछ विदेशों से आयात होते हैं। यहाँ लिखा है सभी जो है सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। तो हमारे खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण है और गुणकारी है कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि खनिज जो है हमारे भोजन का अंग है, और जितने भी जीवीय जीव हैं, जिनके अंदर जीव है, सजीव हैं, सबको जो है खनिजों की कहीं न कहीं आवश्यकता कभी ज़्यादा कभी कम पड़ती है। आगे है कि खनिज क्या है। ठीक है, तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व होता है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। याद रखना, जितने भी खनिज होते हैं सबकी एक आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा और नरम चूना तक सम्मिलित होते हैं। याद रखना, कठोर हीरा भी एक खनिज है और नरम चूना भी एक खनिज है, सब कहीं न कहीं पाए जाते हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? तो अलग अलग आगे लिखा है, आप खनिजों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिक होती हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बने हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होते हैं। याद रखना, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो केवल एक ही चट्टानों से मिलते हैं, कुछ होते हैं कई खनिजों को मिलके बनते हैं। आगे लिखा है, यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुलता पाई जाती है। तो अभी तक 2000 हमें खनिजों की पहचान हम कर चुके हैं, लेकिन अभी अभी हम उनको ज़्यादा तक हम निकाल नहीं पाए हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, भूगोलविद व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन किया जाता है। तो लिखा है, भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। बिल्कुल सही बात है। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण और खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो मतलब कि भूगोलवेत्ता अलग दृष्टि से खनिज को देखता है और भूवैज्ञानिक अलग दृष्टि से, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों के निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु व खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। तो सबके काम अलग अलग बटे हैं और दोनों वर्ग खनिजों के लिए ही काम करते हैं, लेकिन दोनों के काम क्या हैं? अलग अलग हैं। आगे लिखा है, सामान और वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो खनिज कितने प्रकार के हैं आप इस मैप पे, यहाँ पर डायग्राम पे देख सकते हैं। लिखा है, खनिज जो है दो प्रकार के। पहला है आपका धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपका लौह धातु, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह, अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। ये सब धातु खनिज हो गए जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। अलौह धातु कौन कौन से होते हैं? जिसमें तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। ये हो गया आपका, लेकिन दोनों धात्विक खनिज हैं। एक है बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, ये भी बहुमूल्य खनिज हो गए। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, आपका चूनास्म, संगमरमर और बलुआ पत्थर। ये हो गया आधात्मिक खनिज। और ऊर्जा खनिज को किसे कहते हैं? तो ऊर्जा खनिज में हो गया आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब इसी चीज को आप अगर बेसिक चीज अगर अच्छे से नहीं जानेंगे तो आएगा कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो जो बातें एनसीईआरटी में यहाँ वर्गीकरण के रूप में बना के दी गई हैं वो आपको और कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। ठीक है, आगे लिखा है, खनिजों की उपलब्धता। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो सामान्यतया खनिज अयस्कों, याद रखना, जो कच्चे माल होते हैं खनिज को, उन्हें हम अयस्क कहते हैं, में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन, मतलब तत्वों में उसमें मिला करके संचयन की क्रिया के द्वारा उन्हें अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क खनिजों का संचयन प्राप्त मात्रा में हो। ठीक है, तभी हम खनन करते हैं। खनिजों के खनन की सुविधा और इनके निर्माण और संरचना का पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मूल्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिनसे ये खनिज पाए जाते हैं। याद रखना, ये जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो किन चट्टानों पाए जाते हैं, ये उसी को यहाँ समझाया गया है, इसलिए हमें चट्टानों को समझना जरूरी है। पहला यहाँ लिखा है, खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों में पाए जाते हैं। तो किस किस जो है चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो चट्टानें तीन प्रकार की होती है, एक आग्नेय चट्टानें, एक रूपांतरित चट्टानें, एक होती हैं अवसादी चट्टानें। तो लिखा है, आग्नेय और कयांत्रित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और बिदरों में मिलते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताया गया है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था।
छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं। ऊपर जा आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह सिराओं और जमाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो जितने भी खनिज पाए जाते हैं ये सब आग्नेय और क्रांति चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर है अनेक खनिज अवसादी। कुछ अवसादी चट्टानें होती है जो परतदार चट्टानें होती हैं, जो परत परत में पाई जाती है। तो इसमें भी क्या क्या पाया जाता है, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो लिखा है कि अनेक खनिज अवसादी चट्टानों में अनेक खनिज स्तरों और परतों में पाए जाते हैं। लिखा है क्या, ये परतों में पाए जाते हैं, मतलब परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम होता है। याद रखना, चट्टानों में जब बीच बीच में जो है जीवाश्म दब जाता है तो उसी में ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम होता है। याद रखना, जो आपका कोयला पाया जाता है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा लिखा है आगे, अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, नमक पाया जाता है और सोडियम सम्मिलित होता है। अब जो यहाँ आपको मिल गया है, अगर आप इस बेसिक चीज को जान लेंगे तो आपको किताबों और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो बातें यहाँ एनसीईआरटी में लिखी गई हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ठीक है, आगे लिखा है, इनका निर्माण विशेषकर सूक्ष्म प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो इनका निर्माण कहाँ होता है, जहां पर सूक्ष्म प्रदेश होते हैं, जहां पर वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम बनते हैं। ये भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई हैं। आगे लिखा है, खनिजों के निर्माण में एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन होता है। ठीक है, खनिजों के निर्माण में याद रखना, चट्टानों का अपघटन भी जरूरी है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉक्साइट का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के स्वरूप होता है। तो जो बातें यहाँ लिखी गई हैं, अब आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई हैं। कुछ चट्टानें क्या हैं, पहाड़ियों के आधार या घाटी तल की रेत में जड़ोड़ में जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ों के बीच जो घाटियां होती है वहां भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख है। आप समझ सकते हैं कि पहाड़ियों के जमाव की घाटियों में जो चट्टानें पाई जाती, जो खनिज पाए जाते हैं, उनमें सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख है। अब इतनी इंपॉर्टेंट बात जो खनिजों के लिए यहाँ बताई जा रही है, आपको किसी अन्य किताब में नहीं मिलेगा इस तरह का। याद रखना, कुछ खनिज महासागरों में भी पाए जाते हैं। तो लिखा है, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक जो है सार्थकता कम होती है। फिर भी क्योंकि आर्थिक इनका महत्व कम होता है, फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही जो है प्रग्रहित मतलब होते हैं। महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथियों के धनी है। तो महासागर के तलों में मैग्नीज पाया जाता है, यह भी आप याद रखना। ठीक है, यहाँ लिखा है, एक रोचक तथ्य लिखा है, रेड होल खनन क्या होता है। आजकल देखा होगा कुछ मजदूर जो है उत्तरकाशी में जो फंसे हुए हैं उनको इसी रेड होल जो है खनन के तहत निकाला गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है अधिकांश मेघालय के पठार में। तो मान लो जैसे ये पहाड़ है, तो पहाड़ में मान लीजिए यहाँ पर पाया गया कोयला, यहाँ कोयला पाया गया, यहाँ कोयला पाया गया, तो चूहे के बिल बना के, जैसे चूहे बिल बनाते हैं वैसे जो है होल बना करके और यहाँ से कोयला निकाल लेते हैं। बस यहाँ पे ऐसे होल बना के कोयला को निकाला जाता है। इसी को हम रेट माइनिंग कहते हैं। ये आजकल चर्चा में भी है। अभी देखा होगा कुछ जो है मजदूरों को निकाला गया है वहां से। ठीक है, आगे लिखा है, रेड होल खनन क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका
निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जेवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे हम रेट होल खनन कहते हैं। तो ये चर्चा में भी है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको हमें जानने की जरूरत है। आगे लिखा है, भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मतलब कि हमारे यहाँ खनिज तो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन सब जगह समान नहीं पाए जाते हैं, असमान पाए जाते हैं। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में लोहे मतलब कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों की अधिकांश भंडार संचित होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी में हमें जो है धात्विक खनिज, अभ्रक और अधात्विक खनिज के विशाल भंडार हमें देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांशतः खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। तो याद रखना, जो आपका गुजरात है और जो आपका आसाम है वहां पर पेट्रोलियम के जो है भंडार पाए जाते हैं। आप समझ सकते हैं, जो आपका खंभात की खाड़ी है और जो असम का मैदान है वो पेट्रोलियम भंडार के लिए भी जाना जाता है। आगे लिखा है, प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक आलोक खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखना, राजस्थान में भी करीब जो है बहुत सारे आलोक खनिज पाए जाते हैं जो धातु नहीं होते हैं। जैसे उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग भिन्न हो। तो याद रखना, जो आपका जलोढ़ मैदान है आपका यूपी, बिहार और बंगाल में, वहाँ खनिज जो है बहुत कम पाए जाते हैं। ये विभिन्न खनिजों की संरचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण होता है। तो कोई भी खनिज कर कहीं पाए जाते हैं तो भूगर्भिक संरचना, प्रक्रिया और समय के बाद ही पाए जाते हैं, अचानक से कोई खनिज नहीं बनते हैं। आगे लिखा है कि आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का संदर्भ उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवटता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है कि खनिज अगर कहीं पाए जाते हैं तो उनके जो है हर चीज पर डिपेंड करता है कि कहाँ वो पाए जाते हैं और बाजार के कितना निकट होते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। जब हमें उसका महत्व पता चल जाता है तब उसके हम भंडार को खोदना शुरू करते हैं और तब वो खनिज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करेंगे लौह खनिज की। तो हमारे यहाँ लौह खनिज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, लोहा। हम लोहे के बारे में बात करेंगे। इन सबसे पहले लिखा है, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग के योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। मतलब कि भारत में हर उद्योग किस पर डिपेंड है, लौह अयस्क पर। ठीक है, जैसे हम एक घर बनाते हैं जो उसमें सरिया होता है वो भी कहाँ से आता है, लोहे से आता है। उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ घरेलू मांग बहुत ज्यादा है और उसके पश्चात हम जो है खनिजों का निर्यात भी करते हैं जापान को और खाड़ी के देशों को। अब बात करते हैं लौह अयस्क खनिज का। तो भारत में लौह अयस्क खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, उस कैसे इसका हमें याद रखना है। तो लिखा है, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ होती है। ठीक है, भारत में लौह अयस्क के विपुल जो है संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। तो हमारे यहाँ बहुत लोहा ज्यादा पाया जाता है और हम लोहे के मामले में उच्च कोटि के लोहे में धनी है। मैग्नेटाइट याद रखना, लोहे का सर्वोच्च प्रकार होता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो मैग्नेटाइट सर्वोच्च प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। मतलब लोहे के अंश कितने पाए जाते हैं, 70% पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सर्वाधिक चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ठीक है, दूसरा का प्रकार कौन सा है, हेमेटाइड। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया, तो लोहे का पहला प्रकार है मैग्नेटाइट जो सबसे अच्छा होता है। दूसरा है आपका हेमेटाइड, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। मतलब कि कितना होती है, तो 50 से 60% तक पाई जाती है। तो सबसे अच्छा लोहा कौन सा है, तो सबसे अच्छा लोहा है आपका मैग्नेटाइट, दूसरा है आपका
हेमेटाइड, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है भारत में लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी कौन कौन सी पेटी हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम ऊपर थोड़ा मैप देख लेते हैं। पहले यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मैप बना हुआ है लौह अयस्क के उत्पादन। याद रखना उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इसको दिखाया गया। तो उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये रिपोर्ट जो है पुरानी है। अब लोहे का उत्पादन उड़ीसा में ही हो रहा है, दूसरा स्थान कर्नाटक का हो गया, लेकिन यहाँ झारखंड दिया हुआ है। तो ये रिपोर्ट थोड़ा पुरानी है, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं देखेंगे। इसका लेटेस्ट रिपोर्ट हम आपको उपलब्ध करा देंगे। यहाँ लिखा है क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदरे का शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के जो है कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बैलाडीला की पहाड़ियां, याद रखना बैलाडीला की जो पहाड़ी है ये छत्तीसगढ़ में है, और जो कुदरे मुख की पहाड़ी है ये कर्नाटक में, और दोनों लोहे के लिए जानी जाती है। ये याद रखना, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और बैलाडीला की जो खाने हैं ये भी याद रखना, ये एशिया के सबसे आधुनिक खाने हैं। बैल के डील से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका नाम रखा गया है बैलाडीला। ये छत्तीसगढ़ में है और लोहे के लिए जानी जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं लौह अयस्क खदान ऐसे ही होता है, ऐसे ही खदानें होती है जहां से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, आगे लिखा है भारत में कौन कौन से लोहे की पेटियां हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उड़ीसा झारखंड पेटी। तो जो आपका उड़ीसा झारखंड की पेटी है, तो लिखा है उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइड किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज व जो है ये केदुझर जिलों में बादाम खदानों से निकाला जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जो है मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। कुद्रेझर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी पहाड़ी है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, बादाम पहाड़ी। तो बादाम पहाड़ी भी किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। यहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने की जरूरत है। आगे लिखा इसी से सन्निकट, मतलब इसी झारखंड के बगल में, उड़ीसा के बगल में झारखंड के संदिग्ध मतलब झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइड अयस्क का खनन किया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गुआ किसके लिए प्रसिद्ध है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह, और नोआमुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना सब झारखंड में है और सब हेमेटाइड लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, आगे है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो लिखा है, और महाराष्ट्र में, तो लिखा है यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइड पाया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ है, बैलाडीला हो गया। ठीक है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खनिजों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो याद रखना जो यहाँ पे लोहा पाया जाता है, आपका जो बैलाडीला की खान है, यहाँ पे मैप पे समझ सकते हैं, यहाँ पर है। तो यहाँ से याद रखना विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ है, और यहाँ से जो है लोहा कहाँ जाता है, तो जापान को और दक्षिण कोरिया को, क्योंकि जापान दक्षिण कोरिया में लोहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जो है यहाँ से जो लोहा निकाला जाता है वो जापान और दक्षिण कोरिया को भेजा जाता है। यही क्वेश्चन बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तीसरा जो लोहे का जमाव हमारे यहाँ है वो कर्नाटक में है और थोड़ा सा आपका गोवा में है। लिखा है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामंगलूर और तुमकुरू पेटी। तो ये सब कहाँ है, कर्नाटक में है। इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि पाई जाती है। याद रखना सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन और भंडार वर्तमान में कर्नाटक में है, ये बात याद रखना। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रे मुख की पहाड़ी खाने 100% निर्यात की इकाई है। ठीक है, यहाँ से जितना लोहा निकाला जाता है सब निर्यात कर दिया जाता है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका लोहे के लिए। लौह अयस्क कादम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पत्तन तक भेजा जाता है। तो पाइपलाइन के माध्यम से याद रखना लोहे को भेजा भी जाता है, यह भी याद रखना। महाराष्ट्र गोवा पेटी यहाँ भी पाया जाता है। तो यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि
इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। और जो है आपका गोवा में एक बंदरगाह है, मर्मगोवा बंदरगाह, वहीं से इसका निर्यात किया जाता है। किसको? ईरान को और खाड़ी देशों को। ठीक है, तो याद रखना हमारे दोनों बंदरगाहों से, चाहे विशाखापट्टनम हो और चाहे मर्मगोवा बंदरगाह हो, दोनों से क्या होता है? लोहे का निर्यात किया जाता है। ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे एक मैप बनाया गया है लोहे का, आप ये देख सकते हैं। ये लौह अयस्क की पेटी का मैप है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये लोहे का अयस्क की पेटी है। आप यहाँ देखिए, ये आपका मयूरभंज, कुद्रेझर और गुआ का क्षेत्र है। दूसरा आपका दुर्गपुर, ये वाला क्षेत्र है पूरा बैलाडीला का, ये आपका लोहे का क्षेत्र है। और तीसरा आप देख सकते हैं, ये आपका चित्रदुर्ग बेल्लारी, ये वाला क्षेत्र है कुद्रेमुख वाला, कर्नाटक में। और एक है आपका रत्नागिरी और गोवा का क्षेत्र है, जहां पर लोहा ज्यादा पाया जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ बताया गया। और लौह अयस्क खाने कौन कौन सी हैं? तो लौह अयस्क की खाने आप देख सकते हैं जो रेड कलर की हैं, ये देख सकते हैं, जैसे रत्नागिरी है, जैसे गोवा है, चित्रदुर्ग है, बेल्लारी है, तुमकुरु है, कुद्रेमुख है, सिमोगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मयूरभंज है, यहाँ दुर्गपुर है, यहाँ बैलाडीला है, चंद्रपुर है, गुआ है, कुद्रेझर है। अब यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो चीजें यहाँ पे आपको मिल गई हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपको इस मैप के थ्रू पूरा याद हो जाएगा कि लोहा हमारे किन किन पेटियों में पाया जाता है। 4 पेटियां हैं जहां लोहे का उत्पादन ज्यादा होता है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? तो मैग्नीज का इस्तेमाल इस्पात में किया जाता है। तो लिखा है मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस्पात बनाने में हम लोहे के साथ मैग्नीज को मिलाते हैं। इसका उपयोग जो है ये ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज का उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। ये रिपोर्ट थोड़ा पुरानी है लेकिन ये मिलती जुलती रिपोर्ट है। तो कर्नाटक में 22%, उड़ीसा में 25%, मध्य प्रदेश में 24% और अन्य में 29%। ये सब आपका मैग्नीज उत्पादन के राज्य हैं। मैग्नीज के उत्पादन का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैग्नीज उत्पादन के क्षेत्र। ठीक है, ये आपका मैग्नीज उत्पादन का क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं ये आपका मंगलुरु में, मर्मगोवा के पास। ठीक है, ये आपका चित्र, ये यहाँ पे क्या कहते हैं, सिमोगा के पास या सुंदरगढ़ के पास। ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश से बालाघाट, नागपुर, इन सब क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है, जो यहाँ पर मैप के थ्रू दे दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है भारत में मैग्नीज जो है, उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना, सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। ये भी याद रखना। 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता था, आज भी यहीं से प्राप्त होता है। आगे लिखा है आलोक खनिज। आलोक खनिज क्या होते हैं? तो भारत में आलोक खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, मतलब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती है। यद्यपि यह खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण को समझें। तो हम तांबा और बॉक्साइट को जानते हैं, ये दोनों क्या हैं? तो ये आलोक खनिज पाए जाते हैं। तो तांबा कहाँ पाया जाता है? याद रखना, भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन प्राकृतिक रूप से न्यून है। ठीक है, यहाँ पे जो है धातु, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा तांबे का यूज कहाँ होता है, तो आप अब बता ले जाएंगे। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती हैं। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट जो खान है वो लगभग 52% तांबे का उत्पादन करती है। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, 3 क्षेत्रों में तांबा उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें याद रखना, बालाघाट जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये मलंज खंड में तांबा खदान हो रहा है, वहां पे कुछ इंजीनियर खड़े हैं। ठीक है, ये तांबे का उत्पादन हो रहा है कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे अधिक राजस्थान में है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर झारखंड में है और फिर अन्य है। आप सबका विवरण यहाँ देख सकते हैं। बॉक्साइट से याद रखना, बॉक्साइट एल्यूमिनियम से बनता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, इसके लिए विद्युत की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और जितने भी हमारे हवाई जहाज होते हैं
गाड़ियों के कलपुर्जे होते हैं या गाड़ियों के जो ऊपर के कवर बनते हैं, रेलगाड़ी के जो बॉडी बनती है, हवाई जहाज की जो बॉडी बनती है, वो सब एल्युमिनियम से ही बनती है, याद रखना। तो लिखा है यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम का पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना किले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट किसका कच्चा माल है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती हैं। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लौह जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। तो ये लोहे से हल्का होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें अत्यधिक जो है धातुता भी पाई जाती है, मतलब इसमें धातु के गुण उसमें अच्छे पाए जाते हैं। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, याद रखना, जो मैकाल पहाड़ी है वहां पर अमरकंटक में, मैकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पहाड़ी मतलब पठारी प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। कौन से? बॉक्साइट यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप इसको एक बार मैप पे यहाँ पर देख भी सकते हैं बॉक्साइट ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यह आपका बॉक्साइट का है। यहाँ कोरापुट में है, यहाँ पर आपका मैकाल पहाड़ी में, अमरकंटक में है, कटनी में है, यहाँ सब क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है, जिसको यहाँ पर मैप पे दिखाया गया है। तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा का इसमें मैप नहीं दिया गया, लेकिन तांबा याद रखना, ये आपका सिंहभूमि जिला राजस्थान में और आपका ये बालाघाट में तांबा पाया जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है उड़ीसा का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, याद रखना, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ये भी याद रखना। ठीक है, और बॉक्साइट का खदान कैसे होती है आप देख सकते हैं, यहाँ देखो बॉक्साइट निकाला जा रहा है। आगे लिखा है जहां वर्ष 2009-10 में देश में जो है 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ, जहां कोरापुट जिले में जो है पचपत माली निक्षेप राज्य के महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोरापुट जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। कहाँ है? उड़ीसा में है, और वहाँ का एक खदान का नाम है पंचपत माली, जहाँ पर जो है आपका बॉक्साइट का एक बहुत बड़ा जो भंडार पाया गया है। आगे लिखा है एक रोचक तथ्य, लिखा है एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम के बने हुक और बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता और आम मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात हो गई थी। ये किसके समय घटना है? नेपोलियन तृतीय समय में, आपका फ्रांस में। ठीक है, अब आते हैं अधात्विक खनिज में। हम पहले अभ्रक की बात करेंगे। अभ्रक याद रखना एक ऐसा खनिज है जिससे जो है क्या बनता है, इससे बिजली के सामान बनते हैं, बिजली के क्षेत्र में इसका, लाइट के क्षेत्र में उपयोग ज्यादा होता है। लिखा है अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा प्रत्रक क्रम में पाया जाता है, मतलब कहीं कहीं पाया जाता है। इसका चादरों में जो है विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो जाती है, मतलब बहुत पतली मतलब परत में पाया जाता है। क्या? अभ्रक। अभ्रक पारदर्शी होता है, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। ठीक है, तो अभ्रक का इस्तेमाल कहाँ होता है? यहाँ लिखा भी होगा आगे। इसकी सर्वोच्च पैरा विद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और विस्वाहन की गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण इसका अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। तो इसका यूज कहाँ होता है? तो याद रखना इलेक्ट्रिक क्षेत्रों में होता है। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि अभ्रक के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो छोटा नागपुर के पठार, याद रखना कोडरमा का जो क्षेत्र है छोटा नागपुर के पठार में, वो अभ्रक के लिए है कि उत्तरी पठारी के किनारे पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अभ्रक उत्पादक है। ठीक है, अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है, मैंने अभी बताया आपको। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के पास हैं। आंध्र प्रदेश की जो है नेल्लोर अभ्रक पेटी की देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। तो कहाँ कहाँ अभ्रक पाए जाते हैं इसी में आप समझ सकते हैं, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको गलती नहीं करनी है। आपको इस मैप के थ्रू पहले एक बार दोबारा देख लेना है। आप ये देख सकते हैं कि जो है अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देख सकते हैं गया हजारीबाग की पेटी जो है कोडरमा की है, यहाँ पाया जाता है। इसके बाद अजमेर और
आपका बेवर में पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इसलिए अभ्रक जो है हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक क्षेत्रों में किया जाता है। अब आते हैं चट्टानी खनिज में चूना पत्थर। चूना पत्थर का यूज हमारे यहाँ क्या किसके लिए किया जाता है, तो घरों में और जो है अन्य जो है आधार और सीमेंट उत्पादन में होता है। क्या लिखा है, जो है चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट की बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता भी है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो यह अवसादी चट्टान पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह परगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। याद रखना, जब लोहा को गलाया जाता है तो उसमें चूना पत्थर की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। चीनी उद्योग को, चीनी याद रखना बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, उसको सफेद व्हाइट करने में भी चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चूना पत्थर कहाँ कहाँ होता है, यहाँ देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 30%, आपका 20%, कर्नाटक में 30% और अन्य राज्यों में 50%। खनन के जोखिम खतरे क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि खनन के क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। तो लिखा है मतलब खनिज उद्योग से क्या क्या नुकसान हो सकता है किसी को भी। तो लिखा है, क्या आपने कभी खनिजों का द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ विपरीत प्रभाव पड़ता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, ठीक है, जल प्रभावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए अस्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों का खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगने से भूमि और मिट्टी का अपक्षय होता है और सरिताएं और नदियों प्रदूषित हो जाती है। तो खनन के होने से कई तरह के नुकसान होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मानव का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये सारे जो है खनिजों के जोखिम हमें जो है बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कुछ पेपर की कटिंग दी गई है कि कैसे जो है कोयला या कोई चीज हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। आगे लिखा है, खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरण कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। अब आते हैं खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए जिससे खनिज हम भविष्य में और अच्छे से उपयोग कर सकें। तो लिखा है, हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनमें विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुक्षेपित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि आज सार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1%, मतलब बहुत कम है। जिन खनिज संसाधनों का निर्माण और सदरता में लाखों वर्ष लगते हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब खनिज के निर्माण में काफी समय लगता है, लेकिन हम खनिजों का उपयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से मतलब थोड़ी है। मतलब वो बहुत देर में बनते हैं, लेकिन उनका उपयोग हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसीलिए खनन संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य हैं, मतलब वो सीमित बहुत ज्यादा है। इसलिए उनका हमें मूल्यांकन करके और उनको जो है हमें उचित तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। ध्यान रखना, जैसे जैसे खनन और गहराई में होगा वैसे उसकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित तथा सतत पोषणीय ढंग से उपयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोट के अयस्कों का कम लागतों का प्रयोग करने के लिए उन्हें उन्नत तकनीकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का उपयोग, मतलब उनका बार बार उपयोग करना, और अन्य प्रतिस्थापों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। तो इसी से हम उपाय के द्वारा हम खनिजों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। अब आगे है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? तो लिखा है सभी, मतलब ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, ठीक है। याद रखना, ऊर्जा अगर नहीं होगी तो कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। आपका एक मोबाइल भी मतलब चार्ज नहीं हो सकता अगर ऊर्जा ना हो। खाना पकाने में रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में
मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमें हर जगह चाहिए, इसलिए ऊर्जा संसाधन की या ऊर्जा के जो महत्व को हमें समझना होगा। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों से, जैसे कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, यूरेनियम से तथा विद्युत से किया जाता है। तो याद रखना ऊर्जा किससे किससे मिलती है, तो कोयला खनिज से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से, यूरेनियम से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है की जाती है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, ये परंपरागत स्रोत हैं और ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल होता है। तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो जो गैर परंपरागत होता है वो पर्यावरण के क्या होता है, अनुकूल होता है। लिखा है ग्रामीण भारत में लकड़ी के व उपले, जो गोबर के उपले बनते हैं, बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग को हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य उपभोग होता है जिसे कृषि में उपयोग किया जा सकता है। अगर उपले को नहीं जलाएंगे तो उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, कृषि में कर सकते हैं। आगे लिखा है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, पहला है आपका कोयला। ठीक है, तो लिखा है भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन होता है। याद रखना कोयला जीवाश्म ईंधन होता है, ये भी याद रखना। और ये परंपरागत ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और भारत में लगभग 68% विद्युत का उत्पादन केवल कोयले से होता है, जिसे हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, लिखा है यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और उपभोग और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। तो हमारे यहाँ 68% कोयला से विद्युत बनता है, इसलिए हम कोयले पर हमारी निर्भरता सबसे ज्यादा है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों में जीवाश्म फंसने से और दबने से ही कोयला बनता है। और कोयला जो है अपनी बनावट और रूपों के आधार पर कई प्रकार का पाया जाता है। यह देख सकते हैं, यह आंतरिक क्षेत्र मतलब खदानों में कोयला कैसे निकाला जाता है, एक यह दृश्य दिखाया गया है। भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी आपको देख सकते हैं। कोयला के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यह देख सकते हैं यहाँ तमिलनाडु में नेबेली है, यहाँ पर आपका लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। जबकि कोयला के अन्य क्षेत्र कहाँ हैं, तो आप देख सकते हैं ये आप झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मेघालय क्षेत्र में, और ये आपका मध्य प्रदेश और आपका कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश में है, सिंगरैली है। ठीक है, यहाँ सिंगरौली है, याद रखना सिंगरौली कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और सिंगरैनी कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। दोनों कोयला के लिए हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना। कोरबा, तलचर, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये सब कोयला के क्षेत्र हैं जो इसके बारे में यहाँ दिया गया। और कोयला की खदानें कहाँ कहाँ हैं, तो आप देख सकते हैं सिंगरैनी, तलचर, कोरबा, यही सब कोयला की क्या है, खदानें भी हैं। तो ये मैप के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। लिखा है दलदलों में क्षय होते पादपों के पीट उत्पन्न होता है, जिससे कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप की क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। याद रखना जो लिग्नाइट कोयला होता है ये कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु पाया जाता है, और ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। ठीक है, भूरे कलर का। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेबेली में मिलता है। याद रखना नेबेली तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट के लिए। जाके आप देखिएगा कम से कम ये 20 बार ये क्वेश्चन एग्जामों में अलग अलग आया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। याद रखना जो सबसे अच्छी क्वालिटी कोयला होता है उसे हम बिटुमिनस कोयला कहते हैं।
वाणिज्यिक उपयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। मतलब याद रखना, धातु को गलाने में, लोहे को गलाने में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयले का ही उपयोग होता है, तभी लोहा गलता है, जिसका लोहे के प्रकरण में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है, ये भी याद रखना। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कोयला कहाँ पाया जाता है? लिखा है भारत में कोयला के दो मुख्य भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु लगभग 20 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। तो गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, ये मुख्यतः संसाधन दामोदर घाटी में, पश्चिम बंगाल, झारखंड में, झरिया में जो अभी आपको मैं दिखाया, रानीगंज में, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयले निक्षेप के भंडार है। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है जहाँ कोयला ज्यादा पाया जाता है। टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण है कि कोयला स्थूल पदार्थ है, जिसका उपयोग जो करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग और ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों और उसके निकट ही स्थापित होते हैं। ध्यान रखना, चाहे वो ताप विद्युत केंद्र हो, चाहे कोयला हो, विद्युत उत्पादन का क्षेत्र हो, दोनों कहाँ होते हैं? जहां कोयला निकाला जाता है वहीं किए जाते हैं, क्योंकि कोयला का भार घट भी जाता है। आगे लिखा है यहाँ पेट्रोलियम। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम का, लेकिन उससे पहले हम इस मैप पर देख लेते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये पूरा गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है। ये पूरा आपका ये पूरा क्षेत्र है पाइपलाइन के माध्यम से, और ये पूरा आपका पेट्रोलियम का उत्पादन क्षेत्र है। कहाँ पर? तो आप ये देख सकते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? ये हम देखो, मुंबई के पास मुंबई हाईवे है, बसीन है, ये सब पेट्रोलियम के उत्पादन क्षेत्र हैं। लिखा है पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा सबसे प्रमुख साधन पेट्रोलियम और खनिज तेल है। यह ताप और प्रकाश के ईंधन, मशीनों को स्नेहक और ग्रीस जिसे कहते हैं, अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधन शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। ठीक है। ध्यान रखना, इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति और भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। याद रखना, अगर पूछा जाए पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ करता है। याद रखना, जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी का जमाव होता है वहां भी यह पाया जाता है, जैसे असम में। तेल धारक परत सदर चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है, जिसमें तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती जो है असंरंध्र परतें तेल के ऊपर उठने और नीचे जो है रिसने से रोकती हैं। याद रखना, इसका मतलब यह है कि पेट्रोलियम जो कई परतों में पाया जाता है, वो चूना पत्थर की परतें होती है, उसी में पाया जाता है ये, जिससे वो रसने का वो आगे पीछे नहीं जाता है, वो उसी में फंसा रहता है। पेट्रोलियम सारंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है, मतलब कि कई चट्टानों के बीच में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। ध्यान रखना, जहां खनिज तेल होता है उसी के ऊपर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस पाई जाती है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से। तो मुंबई हाई कहाँ है? अरब सागर में है। यहाँ से 63% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। 18% गुजरात में, 16% असम से प्राप्त होता है। लेकिन डेटा बदल चुका है, अब भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन राजस्थान से होता है। मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय क्षेत्र चिन्हित करें, अभी दिखा देता हूँ। अलंकेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है यह। ठीक है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगली रजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है। एक बार आप मैप पे इनको दोबारा देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आपका डिगबोई, नहरकटिया। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है आपका अलंकेश्वर। ठीक है, वसीन, मुंबई हाई। ठीक है, ये सब क्या है? ये पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। तो जहां पेट्रोलियम पाया जाता है, याद रखना, वहीं प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा साधन है।
संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में अथवा पेट्रोल रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन होता है। याद रखना, आजकल इसी का उपयोग ज्यादा हो भी रहा है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। याद रखना, जो केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहां भी प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सनिध क्षेत्रों जैसे खंभात की खाड़ी में, जो हम गहरे कम क्षेत्र होते हैं, खंभात की खाड़ी में भी प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, यह आप देख सकते हैं। यहाँ वो आणविक और तापीय खनिज के बारे में दिया गया है। तो कौन कौन से हमारे यहाँ जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, ये भी सब यहाँ बताया गया, जिससे मैं पहले बता देता हूँ, आगे पढ़ेंगे भी। नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात में, तारापुर मुंबई में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में। ठीक है, रावत भाटा कहाँ पर है आपका, तो राजस्थान में। ठीक है, ये सब पेट्रोलियम इसके जो है परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। बाकी तापीय ऊर्जा केंद्र कौन है, तो आप देख सकते हैं कितने सब तापीय ऊर्जा के केंद्र हैं, पूरे भारत में फैले हुए हैं। आगे लिखा है, वाले तेल क्षेत्र संपूरित होते करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं, जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। अभी इसको मैं पे दिखाता हूँ। इस धमनी से भारत के, धमनी मतलब पाइपलाइन से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। याद रखना, जो ये गैस पाइपलाइन है ये कहाँ पर है, तो आप ये मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैप पे दिखाया गया है। ठीक है, ये है आपका जगदीशपुर पाइपलाइन, देख सकते हैं यहाँ पर। ये है आपका हजीरा से चली है, और ये देखो आप यहाँ, यह पूरा जो है सोनीपत और दिल्ली होते हुए ये जगदीशपुर तक जाती है। तो इस पाइपलाइन के माध्यम से हमारे देश में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत। अब हम विद्युत की बात कर लेते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, तो लिखा है, आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक प्रवाही जल से, जिसे हम हाइड्रो टरबाइन चलाकर के विद्युत उत्पादन करते हैं। याद रखना, एक तो जल द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन दो तरीके से होता है, एक जल द्वारा और एक कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के द्वारा। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही रहती है। याद रखना, चाहे वो जल द्वारा विद्युत हो, चाहे वो आपका ईंधन कोयले द्वारा विद्युत हो, विद्युत एक जैसी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे लिखा है, तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन होता है। ठीक है, जब जल बहता है तो उससे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है, जैसे बड़े बड़े डैम बना करके। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नगर दामोदर घाटी कारपोरेशन, कोपली हाइड्राइल परियोजना, ये सब किसके लिए हैं, तो ये सब जल विद्युत के लिए जानी जाती हैं। आगे है, ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। तो जो ताप विद्युत है वो कोयला जलाने से, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है, और सबसे अधिक हमारे यहाँ ताप विद्युत का ही उत्पादन किया जाता है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कैसे ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, और यहीं से हम ताप विद्युत का उत्पादन करते हैं। आगे लिखा है, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन कौन से हैं, तो लिखा है, ऊर्जा के बढ़ते उपभोग से देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस और तेल की बढ़ती कीमतें और इनकी संभाव्य कमी से ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। याद रखना, हमारे यहाँ ये जो जीवाश्म ईंधन है वो तेजी से कम हो रहे हैं, इसीलिए हम गैर परंपरागत ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे।
इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। तो आज जो पर्यावरण समस्याएं, वायु प्रदूषण हो रहा है, ये कोयला जलाने से ही हो रहा है। इसीलिए हमें अब अपनी ऊर्जा के रूप को बदलना होगा। तो अतः नवीकरणीय युग ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। इसीलिए याद रखना, आज हमें जीवाश्म ईंधन से हट के सौर ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनकी आज हमें जरूरत है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये गैर परंपरागत होते हैं और आज हमें इन्हीं की जरूरत है। भारत धूप, जल और जीव भार साधनों से में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है, आगे हम लोग इसको और पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम बात करते हैं परमाणु या आणविक ऊर्जा की। जो परमाणु ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम से बनती है। तो लिखा है, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा भी मुक्त हो जाती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम हो, थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, का उपयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। याद रखना, अगर पूछा जाए कि थोरियम और यूरेनियम का यूज कहाँ होता है, तो परमाणु ऊर्जा में होता है। तो परमाणु ऊर्जा कहाँ पाई जाती, ये यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, राजस्थान में। लेकिन जो ये थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो केरल में मोनाजाइट बालू पाई जाती है, वहीं पर थोरियम पाया जाता है। याद रखना। और कोसे कौन कौन से केंद्र हैं, आपको मैंने पहले बता दिया है। आगे है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश जो कर्क और मकर रेखा के बीच में भारत पड़ता है, इसीलिए जो याद रखना, ये उष्णकटिबंधीय देश है। हमारे यहाँ सूर्य रोशनी बहुत ज्यादा होती है। तो लिखा है, यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। पेट्रोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि लगा करके वो आपको प्लेट लगा करके विद्युत उत्पादन करते हैं। भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी उपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से ग्रामीण घरों में उपलों और लकड़ी पर निर्भरता को क्या कर दिया है, न्यूनतम किया जा सकता है। तो याद रखना, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें तो हम लकड़ी और उपले का प्रयोग कम कर सकते हैं। ठीक है, फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति करता है। तो याद रखना, सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा के लिए अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तट बहुत लंबे हैं, तो यहाँ पवन ऊर्जा आसानी से उत्पन्न हो सकती है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। मतलब यहाँ समुद्र किनारे हवाएं ज्यादा चलती हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। पवन ऊर्जा नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए जाने जाते हैं। याद रखना, जैसलमेर में भी रेगिस्तान, तो वहां भी हवाएं तेज चलती है, तो वहां भी पवन ऊर्जा आसानी से उत्पादन हो सकता है। ये पवन, आप देख सकते हैं, पवन चक्की लगाई गई है नागरकोइल में, उसी का एक यहाँ वीडियो दिखाया गया है, फोटो दिखाया गया है। आगे है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट और पशुओं तथा मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। जैविक पदार्थों के अपघटन। याद रखना, जो बायोगैस होती है, ये जो है कृषि अवशेष, पशुओं के गोबर और मानव अपशिष्ट से जो है क्या कर सकते हैं, हम बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसका तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा। ये किसानों को दो प्रकार के लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। ठीक है, तो इससे उर्वरक भी मिल जाता है और ऊर्जा भी मिल जाती है। बायोगैस
अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों और लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान से भी रोकता है। ये आप देख सकते हैं गोबर ओबर डाल करके बायो संयंत्र कैसे बनाया जाता है, ये उसी को यहाँ दिखाया गया है। अब आते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो जब ज्वार भाटा आता है जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं हम? ज्वारीय ऊर्जा। तो लिखा है महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सकरी खाड़ी, याद रखना जो खाड़ियाँ पतली होती है उसमें ज्वार ज्यादा होता है। तो सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है और इसे विद्युत उत्पादन किया जाता है जिससे टरबाइन चलने लगती है। कैसे होता है मैं बता देता हूं। जैसे पतली खाड़ी बनाई जाती है ऐसे, और जब ज्वार आता है तो ज्वार का पानी इसमें प्रवेश कर गया तो यहाँ पानी के मुंह को बंद कर देते हैं और फिर जब पानी को बेग से गिराते हैं तो उसी से टरबाइन यहाँ चलने लगता है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। इसी चीज को वहाँ बताया गया है। भारत में खंभात की खाड़ी, याद रखना जो आपका ये वाला क्षेत्र है भारत में, तो ये आपका खंभात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी, ये आपका कच्छ की खाड़ी है। और पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के क्षेत्र में और गंगा के डेल्टा में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श दशाएं होती हैं। तो हमारे यहाँ ज्वारीय ऊर्जा कहाँ हो सकती है? यही क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीपीसीएस और आईएएस में पूछा गया था। ठीक है। एक है आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा उसे कहते हैं कि जो भूमि के अंदर जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उससे भाप निकलती है, गर्मी उत्पन्न होती है और जो ऊपर तालाब का क्षेत्र होता है वो गर्म हो जाता है, वहां से जो भाप निकलती है उसी भाप को इकट्ठा करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, उसी को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। लिखा है पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो तापमान होता है जो ज्वालामुखी क्रिया के रूप में, उसी से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। यहाँ लिखा है भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी के परगामी ढंग से तप्त होती जाती है। तो याद रखना जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे पृथ्वी के तापमान की गहराई बढ़ जाती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। मतलब कि भूगर्भिक क्षेत्र जो तापमान होता है उसको खींच लेता है और वह जो है गर्म ज्यादा हो जाता है। ठीक है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का प्रयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे, याद रखना जो ये गर्म पानी के तालाब होते हैं इसे चश्मा कहा जाता है। ठीक है। जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मणिकरण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में किसके लिए है? भूतापीय ऊर्जा के लिए है। और दूसरा है कि निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी। तो याद रखना पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में है, मणिकरण यहाँ पर है, और एक दूसरा है लद्दाख में पूगा घाटी, और दोनों भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, वाणिज्य हो या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, निवेश की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप पूरे देश के लिए में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उपभोग धीरे धीरे ऊर्जा का बढ़ रहा है, इसलिए हमें ऊर्जा के नए विकल्प खोजने की जरूरत है। आगे लिखा है इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण को प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार होते हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है, मतलब हमारे यहाँ ऊर्जा दक्षता कम पाई जाती है। आगे लिखा है हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के रूप में एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करके जब
प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने के उपकरणों के प्रयोग से और गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इस लेसन में जो जो बताया गया मैंने बता दिया है। मैं क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयी पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? सोना है। ठीक है, दूसरा है आपका, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो याद रखना कोडरमा अभ्रक के लिए है। निम्नलिखित खनिजों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन ज्यादा होता है? तो यह आपका कौन सा है? आग्नेय। ठीक है, अगला है आपका, नहीं इसका आंसर हो जाएगा तलछटी अवसादी सेल। ठीक है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है, जो केरल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी तरह वीडियो आपको लगातार हर चैप्टर का मिलता रहेगा क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।